गर्मी में नदी किनारे वाली ठंडी रसोई। तपती धूप में दो बहनें सुरभि और निधि नदी किनारे नहा रही थीं। एक दूसरे पर पानी की छींटें डाल रही थी। अच्छा बच्चू, मेरे ऊपर ही पानी डालती रहेगी, अभी बताती हूँ तुझे। अच्छा फिर मैं भी बताती हूँ। वैसे जो भी बोल, नदी किनारे नहाने में मजा तो आता है। हाँ बहन, नदी की ठंडक मुझे बहुत पसंद है। मेरा तो मन करता है नदी किनारे एक नहीं दिन में 2-3 बार आऊं और ठंडे पानी के बीच ऐसे ही मस्ती करूं। इतने में भागकर उनकी सहेली बिपाशा आती है। अभी तुम्हारी सारी मस्ती निकल जाएगी, जल्दी से घर पर चलो, तुम्हें देखने लड़के वाले आए हैं। ये रहे तुम्हारे कपड़े, मेरे घर पर तैयार हो जाना और पीछे वाले गेट से अंदर घुसना। ओहो, अब तो जाना पड़ेगा। दोनों बहनें सहेली के घर तैयार होती हैं और लाली लिपस्टिक काजल लगाकर पीछे के दरवाजे से आती हैं और माँ से मिलकर चाय नाश्ता बनाकर बाहर लाती हैं। नमस्ते करती हैं। इतने में दोनों परिवार गरीब होने की वजह से दहेज की कोई बात नहीं करते हैं। समधन जी, अब हम अपनी दोनों बहुओं को जल्द से जल्द इनके असली घर ले जाना चाहते हैं। मैं इसी महीने की आखिरी तारीख में शादी करवाना चाहती हूँ। समधन जी, इतनी जल्दी शादी की तैयारी कैसे हो पाएगी? और वो भी 2-2 बिटिया की शादी है। दहेज भी इतनी जल्दी नहीं जोड़ पाएंगे और खाने की व्यवस्था। आप तो परेशान होने लगी हैं। देखिए, हम कोई ज्यादा अरबपति नहीं है। आप जैसे ही घर है हमारा, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। बस आपकी संस्कारी बेटियां मिल रही हैं, हमारे लिए यही बहुत है। और हमारा घर टीन का है। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? आप बेटी के माँ बाप हैं, आप भी यही चाहते होंगे कि अच्छे घर में जाएं। आपने बात बिल्कुल ठीक बोली है, लेकिन हमेशा कुछ नहीं सोचते। जब आपका और मेरा घर एक जैसा है तो क्यों बच्चों तुम्हें कोई ऐतराज है? नहीं पिताजी, आपके फैसले में ही हमारा फैसला है। फिर दोनों परिवार वाले खुश हो जाते हैं। बूंदी के लड्डू से एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं। 2 हफ्ते बाद भी शादी की तारीख आ जाती है और घर में ढोलक बजने लगती है। दूल्हा दुल्हन के हल्दी मेहंदी लगाई जाती है और धूमधाम से मंदिर में शादी हो जाती है। जिसके बाद रुक्मिणी अपनी दोनों बहुओं का टीन जैसे घर में स्वागत करती है। नंद चावल का गलस सामने रखती है, जिसे गिराकर दोनों बहू अंदर आती हैं। मेरे दोनों भैया की सुंदर सुंदर बीवी आ गई हैं। अब तो भैया आप दोनों उनके हाथ का ही खाना खाओगे, मेरे हाथ का खाना नहीं खाना पड़ेगा ना। अरे शुक्र है, अब तो तेरे हाथ का जला हुआ खाना नहीं खाना पड़ेगा। उफ, भाभी भैया झूठ बोल रहे हैं, मैं जला हुआ खाना नहीं बनाती हूँ। रहने दीजिए विक्रम जी, इतना तो मुझे भरोसा है कि मेरी नंद अच्छा खाना ही बनाती होगी। आखिर मेरे घर 2-2 लक्ष्मी आ गई। बहू भले ही घर छोटा हो, लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है। बाकी तुम दोनों को कुछ भी कहना हो तो मुझसे कह देना। माँ जी आप निश्चिंत रहिए। चलो अब तुम सब आराम करो। सब लोग शादी की थकान से थके हुए होते हैं तो सो जाते हैं। अगले दिन दोनों का ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर घर के भीतर और बाहर की सफाई कर देती हैं और भगवान का नाम लेकर मिट्टी के चूल्हे पर पहले चाय बनाती हैं। बाकी घर वाले भी जाग जाते हैं और रुक्मिणी आकर, अरे बहू, खाने में क्या बनाओगी? मेरे यहाँ ज्यादा कुछ भी नहीं है, तेल भी नहीं है और कोई अच्छी बढ़िया सब्जी भी नहीं है। जो बना पाओ, जो है तुम्हारे सामने है। माँ जी आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए यही बहुत है। दीदी धनिया और हरी मिर्च से हरी चटनी बना देते हैं और बाजरा है तो बाजरे की रोटी। हाँ, और थोड़ा सत्तू भी है तो सत्तू की कचौड़ी, मीठे में सूजी का हलवा और आलू प्याज की सब्जी बना देते हैं। भाभी मुझे काम बता दीजिए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं, हमें तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, हम दोनों खुद बना लेंगे, तुम बैठो। तब निधि हरी मिर्च धनिया धोकर सिलबट्टे पर चटनी बनाती है। वहीं दूसरी बाजरा का आटा लगाते ही उसकी रोटी बनाकर सेंकती है। गर्मी से दोनों के चेहरे पर पसीना आ रहे थे। इतने में निधि सूखी प्याज आलू की सब्जी बना देती है। सत्तू का शरबत सूजी का हलवा बनाकर वो घर वालों के सामने परोसती है। इतनी अच्छी खुशबू आती है कि सास कुछ देर तक खाते ही रहती हैं। आहा, बहू तुमने तो दिल जीत लिया। इतना अच्छा खाना बनाया है कि हम तो खाने में ही व्यस्त हो गए। हाँ बहू, एक नमक मिर्च या चीनी ऊपर नहीं है, सब कुछ अच्छा बनाया है। हाँ भाभी, ऐसा लग रहा है कई दिनों बाद शेफ जैसा खाना खा रहे हैं। सच में बहुत दिल को सुकून मिल गया। तुम दोनों भी खाओ। अरे पिताजी, हमें भी तारीफ करने दीजिए। सुरभि निधि बहुत बढ़िया। हाँ, इसीलिए आप दोनों के लिए हमारी तरफ से छोटा सा गिफ्ट। दोनों पति अपनी पत्नियों को तोहफा देते हैं। वो तोहफा सुंदर पायलों का होता है। अरे इसकी क्या जरूरत थी, आपने तारीफ कर दिया, यही बहुत है। बहू, ये तुम दोनों की पहली रसोई का शगुन है और कुछ तो हमने ससुराल की तरफ से बहुओं को नहीं दिया। अब इसके लिए मना मत करो। हमें स्वीकार है माँ जी। खाना बन जाने के बाद दोनों बहू बर्तन साफ कर रही होती हैं और पसीने में भीग जाती हैं। छोटी गर्मी तो बहुत हो रही है।
हाँ दीदी, खाना बनाते टाइम भी चूल्हे पर बहुत गर्मी लग रही थी। काश बारिश हो जाए, थोड़ा आराम तो आएगा। काश तू जो बोल रही है ऐसा ही होता, लेकिन अभी मॉनसून आने में टाइम है, बारिश भी हो गई तो उमस बढ़ेगी। हाँ दीदी। कुछ ही देर में अपना पसीना पोंछकर दोनों बहनें बर्तन लगा देती हैं। देखती हैं टीन की तपन से सास ससुर गर्मी में बैठे थे, तब दोनों बहू पंखे से हवा करने लगती हैं। माँ जी, यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। हाँ पापा जी, काश कूलर होता। बेटी, ये गरीब का घर है, हम यहाँ ऐसे ही रहते हैं। मुझे पता है कि तुम दोनों को यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा होगा। पापा जी ऐसी बात नहीं है, हमारी चिंता मत कीजिए, हमें तो आदत है, उधर भी आदत थी, है ना छोटी, हम वहाँ भी गर्मी में ही रहते थे। हाँ दीदी। भाभी आप अभी काम करके आई हो, थक गई होगी, आप मुझे पंखा दीजिए, मैं हवा करती हूँ। अरे नहीं नहीं, हम ठीक हैं, दीजिए ना भाभी जी। तब नंद दोनों की हवा करने लगती हैं। एक हफ्ता गुजर जाता है। गर्मी से दोनों बहू परेशान थी और घर वाले तो करवट बदलते रहते थे। रात में दूसरी रात भी जब लोग परेशान थे, कभी ससुर घर के बाहर टहलने जाता है तो कभी मुंह धोकर तो कभी नहाकर सोते हैं वो। बाप रे, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है साड़ी में। दीदी आपको नींद आ गई क्या? नहीं अभी नहीं, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है साड़ी में। अरे बाप रे, बहुत गर्मी हो रही है, मेरे से सोया ही नहीं जा रहा। भाभी कुछ तो करो, ये गर्मी कैसे जाएगी? मेरे पास एक जुगाड़ है। सुरभि उठती है और ओढ़ने वाली चादर को पानी से भिगोकर निचोड़कर घर वालों को दे देती है और खिड़की खोल देती है। अरे राम, अब जाकर नींद आएगी। सही बोल रही हो, अब थोड़ी ठंडक लगेगी। तब जाकर जैसे तैसे घर वाले सोते हैं। अगले दिन खाना बनाते बनाते बहू पसीने से भीग गई थी। हाँ दीदी, आंखों में धुआं कितनी तेज लग रहा है। सच में इस गर्मी का कोई इलाज है कि नहीं? मुझे तो अपने नदी किनारे नहाने के दिन याद आ रहे हैं। हम कितना मजे करते थे ना। बहू दोनों हट जाओ, कितना काम करती हो, अब मैं रोटी बना लूंगी। कोई बात नहीं माँ जी, बस बनने ही वाला है, हम दोनों कर लेंगे। दोनों पत्नियां खाना बता देती हैं और सबको चाय नाश्ता देती हैं। आज तो चाय और पोहे हैं, जल्दी कर विक्रम, लेट हो रहा है। भैया आपको पैसे कब मिलेंगे? घर का राशन लाना है। हाँ, आज लाने वाले हैं। दोनों पति चाय नाश्ता करके अपने गोदाम वाले काम पर चले जाते हैं, जहां वो भारी भारी बोरी उठाकर सामान रखवाते थे। अरे कितना भारी है, हाथों में पसीना आने से बोरी छूट रही है। भैया ये मिट्टी कब काम आएगी? दोनों भाई जमीन से मिट्टी उठाकर हाथों पर मल लेते हैं। इसके बाद वो आराम से बोरी उठा लेते हैं। दोपहर होते ही खाना खाने घर आते हैं। मुंह हाथ धोकर खाना खाते हैं, तब भी गर्म टीन से पूरा घर भभक रहा होता है। ऐसा लग रहा है खाना नहीं खा रहे, पसीना खा रहे हैं। सच में घर में 45 डिग्री से ऊपर पहुंच गई है, तंदूर जैसा घर हो गया है हमारा। हाँ बच्चों। इतने में कर्जदार आता है। अरे ओ धनुष विक्रम, कब पैसा देना है? अरे आप तो बहुत जल्द आ गए, 4 दिन बाकी हैं। हाँ, जैसे कि 4 दिन बाद तू मेरे हाथ पर 10,000 रुपए रख देगा। भूल मत, अपना खेती का काम शुरू करने के लिए तुम लोगों ने मुझसे पैसे लिए थे, कब चुकता करोगे? सेठ जी, मेरे भैया का कहने का ये मतलब नहीं था, हमें थोड़े दिन और लगेंगे। देखो साफ सी बात है, 2,000 तो तुम दो को देने ही पड़ेंगे। 20,000 के उधार में तुमने 10,000 भी रो धो के दिए हैं। अब जल्दी से बाकी के पैसे भी निपटा दो। घर देखो कैसे भट्टी जैसा हो रहा है, गर्मी लग रही है। अरे चलो रे। कर्जदार अपने आदमियों के साथ चला जाता है। अब एक दिन भी गर्मी में काटना मुश्किल हो रहा था। दोनों भाइयों को पैसे मिल जाते हैं और वो 4,000 कर्जदार को भर देते हैं। बाकी पैसे से 1,000 रुपए का राशन ले आते हैं। 1,000 रुपए बहन की किताब में लगा देते हैं। किताब पढ़ते पढ़ते चेहरे से पसीना टपक जाता है। बाप रे, गर्मी की तो ऐसी की तैसी। इतने में दोनों बहू सत्तू का शरबत लेकर आती हैं और घर वालों को देती हैं। माँ जी, पापा जी, ये पी लीजिए, फिलहाल के लिए राहत रहेगी। हाँ बहू, फिलहाल राहत के लिए तो यही कर सकते हैं। ऐसे महीना गुजर जाता है। गर्मी से बुरा हाल होता है। पास का कुआं भी अब सूखने को आया था। लोग इतने ज्यादा थे, पानी कम की एक दीवार को 2 मटके से ज्यादा नहीं मिलता था। दोनों बहू पानी भर के लाती हैं। हाय रब्बा, मेरे तो पैर जल रहे हैं। निधि, हमें इन 2 मटकों को 4 दिन चलाना है इस गर्मी में। हाँ दीदी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन पानी की कमी तो हो गई है। दोनों बहू घर पहुंचती हैं। सब कम कम पानी पीकर गुजारा कर रहे थे। इतने में घर के बाहर सरकारी अधिकारी किसी गरीब का घर गिरा देते हैं। अरे मोरी मैया, गोपिका, ये शकुंतला का घर क्यों गिरा दिया? उस पर अपने घर के असली कागज नहीं थे। सरकारी जमीन में आ रहा था घर, तो सरकारी लोगों ने गिरा दिया। मेरे पास तो मेरे कागज हैं, तुम लोग अपना देख लो। ये जमीन खाली करवा रहे हैं। हे भगवान, ये लोग कैसे ऐसे कर सकते हैं? हे भगवान, हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो। तभी सरकारी अधिकारी जेसीबी की मशीन लेकर उनके घर के पास भी आता है। ये घर किसका है? रमैया कुमार का? हाँ साहब,
मेरा है। हम लोग यहाँ 25 साल से ज्यादा से रह रहे हैं। अगर आप लोगों को 25 साल हो गया तो कागज दिखाओ, क्योंकि ये जितने भी जगह है सरकारी जमीन के अधिकृत आ रही हैं। अरे भैया, इतने पुराने टाइम में कागज कहाँ होते थे? ऐसा मत कीजिए, छोड़ दीजिए हम गरीब लोगों को, हम कहाँ जाएंगे? पहले के लोग यूं ही कहीं भी बसकर अपना घर बना लेते थे। इसका मतलब सरकार की जमीन थोड़े ले लोगे? आप लोगों को ये घर खाली करना पड़ेगा 1 घंटे के अंदर, वरना जैसे उनके घर गिरा दिया गया है आपका भी ऐसा ही होगा। सरकार इतना सोचती नहीं है। आप लोग हम सबको घर से बाहर निकाल देंगे? इतनी गर्मी में हम कहाँ जाएंगे? धूप में खड़े होने पर तो पैर जल रहे हैं। हमें नहीं पता ये सब। हम जब तक और इंक्वायरी कर रहे हैं, आप घर खाली कर लीजिए। ये क्या हो गया भगवान, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं। रुक्मिणी, सामान बंधवा लो। मुझे तो लगता है भगवान हमसे रूठ गए हैं। एक तो गर्मी ऊपर से सर से छत भी गई। माफ करना बहू, तुम्हारी शादी को 1-1.5 महीना हुआ है और तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है। ये सब बातें कहकर आप हमें अलग मत कीजिए। खुशियाँ होंगी तो साथ होंगे और दुख का समय आएगा तो साथ काटेंगे। फिर पूरा परिवार अपना सामान बांधने लगता है। इतने में सरकारी लोग उनके घर को गिरा देते हैं। अरे भैया, ये क्या किया आपने? मेरी किताब है और हमें अपना कुछ जरूरी सामान तो लेने देते। इतना टाइम नहीं है मैडम जी, आपको टाइम दिया था, टाइम से ज्यादा कर दिया। हमें और भी काम है। चल बेटा, चल यहाँ से। गर्मी से सबका पसीने से बुरा हाल था। आगे जाकर सास बेहोश हो जाती है। माँ जी होश में आइए। रुक्मिणी, आंखें खोलो। अरे मुझे डराओ मत। इतने में दोनों बेटे 2 बोतल पानी भर के ले आते हैं और कुछ पानी के छींटे माँ के चेहरे पर डालते हैं। तब वो होश में आते हैं और उसे पानी पिलाते हैं। माँ क्या हुआ? आप होश में आ गई? हम सब तो डर ही गए थे। मैं ठीक हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो। गर्मी बहुत है, तुम सब भी पानी पी लो। अजी कहाँ जाएंगे? किराए पर रहने के लिए पैसे भी नहीं है। अरे जगह एक है, मैं तो भूल ही गया था उस जगह के बारे में। वहां से हमें कोई नहीं निकाल पाएगा, वो हमारी अपनी जगह है। पिताजी, ऐसी कौन सी जगह है? आपने तो हमें आज तक ऐसा कुछ नहीं बताया। मेरे दिमाग से निकल गया। आखिर हमें इतने साल हो गए हैं। हमारी एक झोपड़ी है नदी किनारे। बाढ़ आने से पहले मैं बचपन में अपने माता पिता के साथ वहीं रहता था, लेकिन जब बाढ़ आई तो हमें वो जगह छोड़नी पड़ी। चलो वहीं चलते हैं। गर्मी में वहां की नदी का पानी का स्तर भी नीचे होता है। सच्ची पापा, कितनी देर लगेगी वहाँ पहुँचने में? हमें गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। मैं तो नदी पर जाकर नहाना चाहती हूँ। और मैं भी। बस हमें 2 घंटे चलकर जंगल पार करना है, वो नदी आ जाएगी। फिर पूरा परिवार गर्मियों में बहुत देर तक चलता है। जंगल पार करते हैं, फिर वो नदी किनारे पहुंच जाते हैं, जहाँ एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी थी। पापा जी, बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। इसे हमें रहने लायक बनाना होगा। ऊपर की छत टूटी हुई है, नीचे इतना गंदा है। हाँ, कुछ घास और लकड़ी भी लानी होगी इसे मजबूत बनाने के लिए। ये काम हम करते हैं, तुम यहाँ की सफाई करो और मैं पानी पीने के लिए घड़े का इंतजाम करता हूँ। तब दोनों बहू सास और नंद वहां का जाला साफ करते हैं। सास घास बटोर कर उसे झाड़ू लगाती है। दोनों बेटे बांस और घास ले आते हैं, जिससे टूटे छप्पर को वो ठीक करते हैं। कुछ ही देर में पूरा परिवार उस झोपड़ी को रहने लायक बना देता है और बहू नदी से पानी लाकर जमीन ठंडी कर देती है। साथ ही मिट्टी के एक बर्तन में धनुष नदी किनारे से पानी लाकर वहां रख देता है। मिट्टी का चूल्हा बना देती है। हमने इतना काम तो कर दिया, लेकिन हमारे पास कोई राशन नहीं है खाना बनाने का। वो कैसे होगा? बहू, जो थोड़े बहुत तेल मिर्च मसाले थे वो तो मैं इस पोटली में रख कर ले आई हूँ। मैंने तुअर और मूंग दाल चावल भी रखे थे। फिलहाल खिचड़ी बना देते हैं। बहुत गर्मी लग रही है, चलो एक एक करके नहा लेते हैं। हाँ पिताजी। फिर तीनों बाप बेटे नदी में जाकर ठंडे ठंडे पानी से नहाने लगते हैं। फिर उनके बाद सारी औरतें नहाती हैं। माँ जी, दीदी, मुझे तो अपने पुराने नदी किनारे के दिन याद आ गए। मैं भी बहू बचपन में नदी किनारे ही नहाने जाती थी अपनी माँ के साथ। आप सब लोगों ने नदी किनारे मजा किया, लेकिन मुझे कभी नहीं ले गई माँ आप। मैं तो पहली बार आई हूँ आज। कोई नहीं, अब तुम अपनी भाभीयों के साथ रोज नदी किनारे नहाना, लेकिन सुबह हमें जल्दी उठना पड़ेगा। नहाने के बाद सबको ताजगी सी महसूस होती है। बहू खिचड़ी बनाकर सबको परोस देती है। उस टाइम भी सबको गर्मी लगती है। ये क्या बहू, नहाने के बाद इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन अब झोपड़ी में उमस सी भर गई है। हाँ माँ जी, ऐसा लग रहा है नहाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। हो सकता है बाहर जो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाया है उसका धुआं अंदर आ गया है तो गर्मी हो गई। गर्मी भी तो इतनी है कि नहाने के बाद भी कुछ असर नहीं हो रहा। थोड़ी देर बाद बाहर पैर रखेंगे तो मिट्टी में पैर जलने लगेंगे। ए विक्रम, चल जल्दी कर, चल काम पर।
तब दोनों भाई काम पर चले जाते हैं। 4 दिन गुजर जाते हैं। नदी किनारे भी उन लोगों को गर्मी लगती थी, बस शाम को थोड़ी ठंडक पहुंचती थी। एक दिन दोनों भाइयों से घर की परेशानी के चलते एक अनाज की बोरी का नुकसान हो जाता है। तब सेठ, अरे ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? कल भी मेरी एक बोरी को खराब किया था, मैंने कुछ नहीं बोला, जाने दिया, और आज फिर एक बोरी खराब कर दी तुम दोनों भाई। अब काम से निकल जाओ, चलो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। नहीं साहब, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। अरे अब कोई माफी नहीं, इससे ज्यादा नुकसान नहीं करवा सकता, निकल जाओ यहाँ से। इस तरह दोनों भाइयों का काम छूट जाता है। वहीं घर में खाना बनाने से कभी बहुओं के मुंह पर धुआं लगता है, कभी वो धुआं घर में चला जाता है और रसोई की मिट्टी भी सूखकर गर्म हो जाती है, जिससे उनमें दरार आ जाती है। और रात को सोते समय भी नदी की हवा बाहर ही रहती थी, अंदर तक नहीं आती थी। अगले दिन, मैंने तो बड़ी मुश्किल से कल की रात काटी है। सच में कल की रात को बहुत गर्मी थी, बच्चों पसीने में नहा गया रात को। तुम इस रसोई को क्यों घूर रही हो? पापा जी, गर्मी से ये भी बिगड़ गई है। हाँ माँ जी, पापा जी, हमने बाहर की रसोई में जितनी भी मिट्टी की लीपा पोती की थी वो सब, और चूल्हा तेज गर्मी से दरार से फट गया है। मुझे तो बहुत समझ ही नहीं आ रहा, इतनी गर्मी पड़ रही है कि यहाँ भी गर्मी लग रही है नदी किनारे। मुझे तो लगता है अब हमें अपनी ठंडी रसोई बना लेनी चाहिए, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, वरना ऐसे तो हम बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। हमें अपनी ठंडी रसोई नदी के किनारे बनानी चाहिए, ताकि खाना बनाते समय मटका भी वहीं पास में से भर लेंगे, और नदी किनारे तो ठंडक लगती ही है। हाँ दीदी, और झोपड़ी के अंदर कोई खिड़की भी नहीं है, एक खिड़की बना देते हैं जिससे ठंडी हवा नदी से सीधा इधर आए, और खस की चटाई लगा देते हैं। हाँ, ये सही रहेगा सुरभि बहू, निधि बहू। दोनों बहू ठंडी रसोई के लिए नदी का वो किनारा चुनती हैं जहाँ एक बड़े से पेड़ की छाया भी थी, और उसके नीचे मिट्टी का चूल्हा तैयार कर देती हैं, और वहीं बस की एक टोकरी में अपने सारे मसाले और सब्जी की टोकरी रख लेती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या दोनों बहू की नदी किनारे की ठंडी रसोई टिक पाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। घर में बचा कुचा दाल चावल भी खत्म हो गया था। दोनों भाई को अभी तक नौकरी भी नहीं मिली थी। दोनों बहू पति के इंतजार में थी, फिर वो आ जाते हैं। सुनिए, कुछ पैसों का इंतजाम हुआ? कहीं नौकरी मिली? वो तो नहीं मिली, अब क्या करें? हमारे गांव में किसी ने भी हमें काम नहीं दिया। काम छोड़ो, आप दोनों खाएंगे क्या ये बताओ? घर में कुछ भी नहीं है खाने को, कुछ सब्जी रोटी ले आओ। अब ये कहाँ से लाएं? इतनी देर में गर्मी से घूम रहे हैं। इतने में नदी में मछलियाँ उछल रही होती हैं, चारों की नजर उस पर पड़ती है। क्या मैं जो सोच रही हूँ? हाँ, भाभी यही बना लीजिए, मैं चावल का इंतजाम करके आता हूँ, आज सब मछली चावल खाएंगे। तब दोनों बहू झोपड़ी में जाने वाली होती हैं, उससे पहले ही श्रुति अपनी जाली वाली चुन्नी लाकर दे देती है, जिसके बाद दोनों बहुएं नदी में उतरकर चुन्नी गहराई में डालती हैं और काफ़ी सारी मछलियाँ ऊपर फंस कर आ जाती हैं। उसी को ही दोनों बहू साफ करके उस पर मसाला लगाकर एक पतीले में फ्राई करती हैं। इतने में विक्रम चावल ले आता है और दूसरी तरफ बहू चावल पकाने रख देती है। दीदी, इस पेड़ की छांव में नदी किनारे गर्मी तो बिल्कुल नहीं लग रही है। हाँ देखना, मैं भी कितनी देर से मछली पका रही हूँ, एक पसीना नहीं आया मुझे चूल्हे के आगे। हमारी रसोई तो ऑटोमेटिक ठंडी रसोई बन गई है, अब घर को भी ठंडा बनाने की बारी है। कुछ देर बाद वो मछली चावल खाते हैं। वाह बहू, कितने दिनों बाद कुछ अच्छा खाना गले से उतरा है। सही कहा था तुम्हारी माँ ने, तुम दोनों खाना तो बहुत अच्छा बनाती हो। मजा आ गया भाभी, आज रात को भी मछली चावल बना देना, लेकिन मैं गर्मी में नहीं सो सकती। चिंता मत करो, अब हमारी झोपड़ी भी ठंडी हो जाएगी। खाना खाने के 2 घंटे बाद दोनों बहू खस को लेकर आ जाती हैं और कमरे में एक बड़ी खिड़की बना देती हैं, जहां पर खस की चटाई लगा देती हैं और उस पर पानी डाल देती हैं। अब जब नदी से अंदर की तरफ आती हैं तो ठंडी हवा आने लगती है। वाह भाभी, इस तरफ से तो ठंडी हवा आ रही है, लेकिन दिन में धूप ऊपर से भी पड़ेगी तो छप्पर तो गर्म होगा ही ना। उसके लिए भी हम कुछ सोचते हैं, अभी बाहर जाते हैं। दोनों बहू नदी के किनारे पानी में पैर डालकर बैठ जाती हैं। इतने में एक धनिया और लौकी का पौधा उन्हें दिखता है। आइडिया निधि, ये लौकी की बेल है और घर के आसपास अगर हम सब्जी उगा देंगे तो पेड़ पौधों से भी तो ठंडक पड़ती है घर में, और एक पौधा घर के अंदर लगा देंगे, ये सही रहेगा। हाँ दीदी, हमें और सब्जी या उसके बीज भी लाने होंगे। अरे ओ महारानियों, तुम तो 2 दिन के बच्चे की तरह नदी में पैर डालकर बैठी हुई हो, चलो हटो, मुझे पानी भरने दो। अरे आंटी, आपने बहुत सारी सब्जियां उगा रखी है ना, 1-2 सब्जी हमें दे देती ताकि हम भी उगा लेते। ठीक है, ले लो, वैसे भी मेरे बच्चों के पापा लौकी कद्दू नहीं खाते हैं, मैं वही दोनों बेल दे सकती हूँ तुम्हें। हाँ आंटी, चलेगा हमें, रुकिए हम आपके पानी के मटके भर के लाते हैं बीच में से। दोनों बहुएं नदी में उतरकर ताज़ा जल भरकर अंजना को मटके दे देती हैं। बदले में अंजना उसे अपने घर की जड़ समेत लौकी कद्दू खीरे की बेल दे देती है।
साथ में कुछ बचे हुए बीज भी दे देती है। बहू अपने घर के बाहर और छत के छप्पर पर लगा देती है, जिससे उनका घर सुंदर भी दिखता है और ठंडक भी पैदा होने लगती है। अरे बहू, ये बेल कहाँ से लाई तुम? माँ जी, पड़ोस वाली अंजना आंटी ने दिया है। थोड़े दिन में और अच्छे से खीरे कद्दू बड़े हो जाएंगे तो हम यही खाएंगे। पिताजी, दूसरा गांव पार करने में 2 घंटे लग जाते हैं, लेकिन हमारे घर के सामने जो नदी है उसे पार कर लो तो 20 मिनट में दूसरे गांव पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ नाव की सुविधा नहीं है। हमारी तरह बाकी लोग भी हैं जो दूसरे रास्ते से गांव जाते हैं। काश यहाँ के आसपास रहने वालों ने नाव की सुविधा दे रखी होती तो बेहतर होता। इसमें इंतजार क्या करना, क्यों ना हम लोग मिलकर नाव बना लेते हैं। इससे हम व्यापार भी कर सकते हैं। अगर आने जाने वाले लोग इधर से दूसरे गांव जाने लग गए तो उनका काम आसान हो जाएगा। अरे हाँ भाभी, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। आप दोनों सच में बुद्धिमान तो हो। जब सबके दिमाग के फ्यूज जुड़े हुए होते हैं तब आप दोनों का दिमाग जलता है। भैया, भाभी की टांग खींच रहे हो या तारीफ कर रहे हो? तारीफ है, तूने अपने जैसा समझा है क्या? चलो तो नाव बनाए, दूसरे गांव में काम कर लूंगा और विक्रम तू नाव से लोगों को आना जाना करवाना और 20 रुपए लेना। हाँ भैया। दोनों भाई और रमैया जंगल जाकर लकड़ी काट कर लेकर आते हैं और फिर दोनों बहुएं भी नाव बनाने में जुट जाती हैं। कुछ देर में ही वो नाव बना लेती हैं। इतने में श्रुति और निधि बहू जंगल के बाहर खड़े होकर दूसरे गांव जाने वाले लोगों से कहती हैं, जिन जिन लोगों को दूसरे गांव जाना है वो यहाँ की नदी से नाव में बैठकर 20 मिनट में ही 2 घंटे की दूरी को पार कर सकते हैं। हाँ, आइए आइए, नाव से सवार होकर गांव में जाइए। अरे मजाक मत करो, काम का वक्त है। यहाँ पर तो पहले कोई नाव नहीं थी, फिर नदी कैसे पार करेंगे? लेकिन काका, अब है ना, मेरे पति नाव चलाते हैं। फिर आप सब आएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे अपने काम पर, और आप सुबह शाम का आना जाना भी यहीं से कर सकते हैं। इससे आप भी अपने घर पर जल्दी पहुँच पाएंगे। अगर सच में ऐसा है तो चलो ले चलो, ये तो अच्छी बात हो गई। तब सभी लोग उनकी बात सुनकर पीछे पीछे आ जाते हैं और विक्रम नाव लेकर तैयार होता है, जिसमें धनुष भी बैठा होता है, और रुक्मिणी नाव पर तिलक लगाती है और आरती करती है। भगवान करे अब सब कुछ अच्छा हो। आइए आइए, सिर्फ 20 रुपए में आना जाना। अरे यहाँ तो सच में नाव है। अब मुझे भी काम पर जाने में देरी नहीं होगी। पैर दर्द हो जाते हैं रास्ता पार करते करते। सभी यात्री नाव में बैठकर विक्रम को पैसे दे देते हैं और फिर दोनों भाई नाव चलाकर नदी पार करवाते हैं और दूसरे किनारे पर रुकते हैं। अरे वाह भाई, नदी पार करते हुए कितनी ठंडी हवा लगी इस नदी की। हाँ ये तो है, आखिर गर्मी बहुत बढ़ गई है। अच्छा विक्रम, ध्यान से यात्रियों को पार करना, मैं भी काम की तलाश करता हूँ। जी भाई। अरे भाई, आपको काम चाहिए? मैं जिस फैक्ट्री में जा रहा हूँ वहाँ चलिए, वहाँ पर मजदूर की एक की कमी है। क्या सच में? ठीक है, तो मैं आपके साथ चलता हूँ। इस तरह धनुष भोले के साथ चला जाता है और उसकी फैक्ट्री में उसे काम मिल जाता है। 4-5 दिन गुजरते हैं। बहू ने जो बीज बोए थे वो छोटे छोटे पौधे आने लगते हैं उनमें, और नदी किनारे से बहू उन पर पानी का छिड़काव भी करती है। अब उनकी झोपड़ी में भी ठंडक रहती है। आराम से बहू पेड़ की ठंडी छांव में नदी किनारे खाना बनाती है और पति भी नाव के व्यापार से पैसे कमा लेते हैं, जिससे घर में थोड़ा बहुत राशन आ जाता है। एक दिन अंजना उसी नाव में दूसरे गाँव से राशन ला रही थी। ये बहुत सारा सामान है, मैं थैला लेकर आती हूँ। विक्रम, तुम ख्याल रखना। जी आंटी, मुझे तो बहुत तेज की सूसू लगी है। ऐसा करता हूँ, पेड़ से नाव को बांध देता हूँ। वहां से नाव के 4-5 चक्कर लगा लिए, लेकिन नाव से भी उतर भी नहीं पाया। विक्रम पेड़ से नाव को रस्सी से बांधकर चला जाता है। वहीं अंजना भी थैला लेकर वापस लौटी नहीं थी। इतने में वो नाव खुलकर भागने लगती है और अंजना की आवाज सुनकर दोनों बहू उसकी ओर जाती हैं। अरे मेरा राशन, कोई बचाओ उस नाव को, पूरा महीने मेरा परिवार क्या खाएगा? निधि, नदी के बहाव से तो नाव आगे बढ़ती ही जा रही है, हमें फौरन जाना होगा। दोनों बहनें नदी में नाव पकड़ने के लिए कूदती हैं। इतने में परिवार वालों को फिक्र होती है और विक्रम भी आ जाता है। अरे बहू, संभाल कर, कहीं तुम दोनों को कुछ हो ना जाए। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। इतने में दोनों बहू तेज तैराकी करके नाव की रस्सी पकड़कर अंजना का सारा राशन बचा कर ले आती हैं और उसके थैले में रखवा देती हैं। आंटी जी, मुझे माफ कर दीजिए, और भाभी निधि, थैंक यू, आपने इनका सामान बचा लिया। तुमने लापरवाही तो की है, लेकिन इन दोनों ने मेरा काफी नुकसान होने से बचाया, इसीलिए ये लो, थोड़ा राशन तुम भी रखो। मैं जानती हूँ कितनी मजबूरी में तुम लोग नदी किनारे अपना गुजर बसर कर रहे हो। अरे आंटी जी, हमने इसके लिए ये सब नहीं किया था, जानती हूँ, पर तुम्हारी अच्छाई के लिए तुम्हें दे रही हूँ। तब अंजना कुछ चावल, दाल, बेसन, मसाले उन्हें दे देती है और अपने घर में चली जाती है। फिर मिले राशन से दोनों बहू मछली पकौड़ा बनाकर अपने घर वालों को खिलाती है। इतने में कर्जदार उनके घर पर दस्तक देता है। ओहो, मछली पकौड़ा पार्टी चल रही है यहाँ पे। तुम्हें क्या लगा था तुम लोगों को मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा? वैसे तो मुझे अपने पैसे वसूलना अच्छी तरीके से आता है।
चलो पैसे निकालो। सेठ जी, बड़ी मुश्किल से हम नदी किनारे रह रहे हैं, हमारा घर भी हमसे छीन लिया गया है, नौकरी भी ठीक से चल नहीं रही है। हम आपको पैसे दे देंगे, मना नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा समय दे दीजिए। ठीक है तुम पर परेशानी का कहर टूटा है, पर तुम बोल रही हो इसीलिए अगली बार लेट आऊंगा, लेकिन आज खाली हाथ नहीं जाऊंगा। जितने भी पैसे हैं दो। अभी बस 400 रुपए हैं, धीरे धीरे आपके सारे पैसे लौटा देंगे, अभी व्यापार भी नहीं है। ठीक है जा रहा हूँ, लेकिन वापस भी आऊंगा। कर्जदार चला जाता है। घर वाले परेशान होते हैं। हमें कुछ और काम भी करना चाहिए। हाँ, लेकिन क्या? फिलहाल तो गर्मी हो रही है, ठंडी ठंडी छाछ पीने का मन कर रहा है। अरे क्यों ना गाय खरीद लेते हैं, जिसका दूध, घी, मक्खन और छाछ बेचकर हम पैसे कमाएंगे। पिताजी, अभी हम गाय नहीं खरीद सकते, बहुत महंगी पड़ेगी। कोई बात नहीं, यहाँ से 4-5 घर छोड़कर एक आंटी हैं जिनकी गाय है, हम उनका काम करके बदले में दूध ले लेते हैं। हमारे घर में भी काम आ जाएगा और उससे दही बनाकर बेचने लगेंगे। हाँ भाभी, ये सही रहेगा और मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी। इस तरह वो आपस में मिलकर घर की आर्थिक स्थिति सही करने में लगते हैं। दोनों बहू कुंती के पास जाकर उनकी गाय भैंस को साफ करना, चारा खिलाना, नहलाना इत्यादि का काम मांगती हैं, जिससे बदले में उन्हें दूध मिल जाता है। और अब वो घर पर दूध जमा देती हैं और अपने घर वालों को ठंडक पहुंचाने के लिए छाछ पिलाती हैं। और निधि भी छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। धनुष भी काम कर रहा होता है, जिससे वो कर्जदार को कुछ पैसे लौटा देते हैं। और बहुएं भी अपनी ठंडी रसोई में दही, छाछ, रोटी, तो कभी मछली, चावल, कभी सत्तू का शरबत, कभी सत्तू की कचौड़ी, और घर में जो सब्जी उगाई थी उससे कद्दू और लौकी की भुजिया भी बनाती हैं। तब 3 यात्री उनकी रसोई की खुशबू से प्रभावित होते हैं। ओहो, अरे छाछ से कुछ नहीं होता, भूख भी लग रही है। बहन जी, क्या आप खाना नहीं दे सकती? आपकी रसोई से खुशबू आ रही है, हम इसके पैसे देने को तैयार हैं। मुझे भी भूख लग रही है, क्या सब्जी रोटी मिलेगी? लगता है दीदी, वक्त आ गया है कि हम अपनी ठंडी रसोई का खाना बाकी सबको भी खिलाएं। ये भी हमारी कमाई का एक जरिया बनेगा। हाँ बिल्कुल, आइए आइए, आप यहाँ छाँव में बैठ जाइए, हम अभी खाना लगा देते हैं। दोनों बहुओं ने यात्रियों को अपनी ठंडी रसोई का नदी किनारे वाला खाना परोसती हैं, जो कि उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, तन और मन दोनों को ठंडक मिली ऐसा अच्छा खाना खाकर। सही में गर्मी में दही, चीनी, छाछ और कद्दू की सब्जी खाने से शरीर में ताकत तो आती है। जरा और देना बेटी, ये लीजिए। इस तरह दोनों बहू की ठंडी रसोई के खाने को आते जाते यात्री पसंद करते हैं। और सबसे ज्यादा दही, ठंडा छाछ, रोटी की कमाई होती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अब ठीक होने लगी थी। लेकिन एक व्यक्ति वहां की वीडियो बनाकर सरकार को भेज देता है, जिससे अगले ही पल सरकारी लोग आते हैं। देखिए, आप जो भी लोग यहाँ रहते हैं नदी किनारे, उन्हें जगह खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर लोगों के लिए पुल बनाया जाएगा। नाव से आना जाना करना ये सब आपके लिए खतरनाक हो सकता है। क्या बात हुई, आप लोगों ने पहले भी हमें बेघर कर दिया था और आज फिर बेघर करने चले आए। अरे थोड़ा तो अपनी खुशी से रहने दो हमें, ये हमारी ही जमीन है। हम जानते हैं जिन जिन लोगों की यहाँ पर अपनी जमीन है, सरकार उसे पक्की जमीन देगी। जिन लोगों ने यहाँ पर खेती कर रखी है, उनका व्यापार है, उनका क्या? उनको खेत और दुकान दे दिया जाएगा। इस बार आप लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। इस तरह सरकारी अधिकारी लोगों की सुविधा के लिए पुल बनाना शुरू करते हैं। और जिन लोगों से उनका घर लिया जाता है, उन्हें पक्की जमीन और पक्की दुकान दे दी जाती है, जिसमें एक रुक्मिणी का परिवार भी था। और अब बहू उसी दुकान में अपनी ठंडी रसोई का खाना बनाकर देने लगती है। और दोनों पति अब अपनी मछली पालन का काम करने लगते हैं। बहू, जिस नदी किनारे ने हमसे हमारा घर छीना था, उसने हमें ये घर भी दे दिया। अरे भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। हाँ पापा जी, तो दोस्तों, आपको हमारी ठंडी रसोई कैसी लगी? और अगर आपके साथ भी ऐसी स्थिति आ जाए तो आप समझदारी से काम लेंगे या मेहनत करने से कतराएंगे? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।